नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल दत्ता रीडिंग पॉइंट में। आज हम डिस्कस करेंगे यूपी टीजीटी पीजीटी 2021 में होने वाली परीक्षा का इतिहास का प्रैक्टिस सेट नंबर 13। इससे पहले हम 12 सेट कर चुके हैं, पॉलिटिकल साइंस के 11 कर चुके हैं, ज्योग्राफी के 10 कर चुके हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले आप इसे सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको और भी बहुत सारे प्रैक्टिस सेट मिल सकें। आपके पास केवल 3 सेकंड का समय होगा। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, किसका मत है कि कोई भी हिंदू, मुस्लिम और अंग्रेज वस्तुनिष्ठ इतिहास नहीं लिख सकता? तो ये आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आरसी मजूमदार। कुछ लोगों को कहना था कि आप उसकी व्याख्या नहीं करते, व्याख्या करेंगे तो इसमें टाइम ज़्यादा लगेगा। तो जिसकी हमें व्याख्या करनी है उसकी क्वेश्चन हम कर देंगे, और जिसकी नहीं करनी होगी वो जो इजी होगा उसको छोड़ देंगे। चलिए, किसने पूर्व पाकिस्तान को एक स्वतंत्र गणराज्य बांग्लादेश के नए नाम से घोषित किया? तो सही जो आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, शेख मुजीबुर रहमान। यानी 1970-71 में शेख मुजीबुर रहमान के नेतृत्व में बांग्लादेश की स्वायत्तता का आंदोलन प्रारंभ हो गया। पूर्वी पाकिस्तान अर्थात बांग्लादेश की जनता पूर्णतः मुजीबुर रहमान के साथ थी। 16 दिसंबर 1971 को स्वतंत्र बांग्लादेश का उदय हुआ, तो इसको पूर्व पाकिस्तान बांग्लादेश पड़ा। द स्टोरी ऑफ द इंटीग्रेशन ऑफ द इंडियन स्टेट्स पुस्तक के लेखक हैं। इसके जो लेखक हैं, आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, बीपी मेनन। ये पुस्तक 1955 में प्रकाशित लंदन में लॉन्गमैन प्रकाशन द्वारा किया गया था और इसके लेखक बीपी मेनन हैं। इलाहाबाद में 1935 में हुई उत्तर प्रदेश किसान कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष थे। तो इसके जो अध्यक्ष बने थे वो बने थे JL नेहरू, यानी जवाहरलाल नेहरू। CR फार्मूला राजगोपालाचारी योजना का विरोध किसने किया था? ये विरोध किया गया मोहम्मद अली जिन्ना द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, उर्दू कवि जो द्वितीय और तृतीय गोलमेज सम्मेलन दोनों के प्रतिनिधि थे, ये थे ऑप्शन नंबर बी, मोहम्मद इकबाल। दूसरा गोलमेज सम्मेलन लंदन में 7 सितंबर 1931 से 1 दिसंबर 1931 तक चला। तृतीय गोलमेज सम्मेलन 17 नवंबर 1932 से 24 दिसंबर 1932 तक चला। इन दोनों सम्मेलनों में उर्दू कवि मोहम्मद इकबाल ने भाग लिया और द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी कांग्रेस की ओर से प्रतिनिधि थे। भारतीय फैक्ट्री अधिनियम पहली बार कब लागू किया गया? तो ये लागू किया गया 1881 में लॉर्ड रिपन के काल में। स्वामी दयानंद सरस्वती की प्रसिद्ध कृति का क्या नाम है जिसमें उनके विचार प्रकाशित हैं? आप सभी जानते हैं, सत्यार्थ प्रकाश। 1875 में इसकी रचना हिंदी भाषा में आर्य समाज के प्रवर्तक स्वामी दयानंद सरस्वती ने की थी। इसका मुख्य उद्देश्य था आर्य समाज के सिद्धांतों का प्रचार प्रसार करना। निम्न में से किसे दौंदू पंथ के नाम से भी जाना जाता था? तो दौंदू पंथ का जो नाम जाना था वो था नाना साहेब को दौंदू पंथ के नाम से जानते थे। बेअंतिम पेशवा बाजीराव द्वितीय के दत्तक पुत्र थे। कानपुर में 1857 के विद्रोह के नेता नाना साहब को तात्या टोपे के सक्रिय सहयोग का प्राप्त हुआ था उस समय। 1857 ईस्वी के विद्रोह के दौरान वीर कुंवर सिंह का संबंध था। आप सभी जानते हैं इसका संबंध जो था ये था इनका बिहार से। एज ऑफ कंसेंट एक्ट 1860 ने लड़कियों के विवाह की आयु कितनी निर्धारित की थी? ये जो की गई थी ये 10 वर्ष की गई थी। यानी कि ईश्वर चंद्र विद्यासागर के प्रयासों के फलस्वरूप 1860 ईस्वी में एज ऑफ कंसेंट एक्ट पारित हुआ, जिसने द्वारा महिलाओं के विवाह की न्यूनतम आयु 10 वर्ष कर दी गई, जबकि शारदा एक्ट के माध्यम से लड़कियों की न्यूनतम विवाह की 14 वर्ष और लड़कों की 18 वर्ष कर दी गई थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? आप सभी जानते हैं बरुद्दीन तैयब जी।
भारत में स्थापित होने वाला पहला वाणिज्यिक बैंक कौन सा था? तो ये था बैंक ऑफ कलकत्ता। यूरोपीय पद्धति पर आधारित भारत का प्रथम बैंक विदेशी पूंजी के सहयोग से अलेक्जेंडर एंड कंपनी द्वारा बैंक ऑफ हिंदुस्तान नाम से 1770 से कोलकाता में स्थापित किया गया, किंतु यह बैंक शीघ्र ही असफल हो गया। 1806 में बैंक ऑफ बंगाल, 1840 में बैंक ऑफ बॉम्बे और 43 में बैंक ऑफ मद्रास की स्थापना की गई थी। पुराने गारंटी व्यवस्था के अधीन रेलवे में निवेश करने वाले ब्रिटिश कंपनियों के गारंटित लाभांश का आश्वासन था 5%। क्लाइव ने एक व्यक्ति के जाली हस्ताक्षर का प्रयोग किया, वह था वॉटसन। डलहौजी के पहले बेला सिद्धांत का किस राज्य पर लागू किया जा चुका था? तो ये लागू सभी पर ये वहाँ पर हो चुका था। बेला ऑफ सिद्धांत सर्वप्रथम ईस्ट इंडिया कंपनी के कोर्ट ऑफ डायरेक्टर द्वारा 1834 में प्रयोग किया गया। यद्यपि इसका सर्वाधिक प्रयोग लॉर्ड डलहौजी द्वारा किया गया। सर्वप्रथम कंपनी द्वारा 1839 में मांडवी राज्य के सिद्धांत के तहत हस्तगत कर लिया गया। तत्पश्चात 40 में कोलाबा और जालौर और 1842 में सूरत को कंपनी द्वारा हस्तगत कर लिया गया था। दलदली स्थल सुल्तानती में 1890 में किसने कलकत्ता की आधारशिला रखी? ये रखी गई जॉब चारनाक द्वारा। राजा टोडरमल द्वारा किस भू राजस्व व्यवस्था के विकसित किया गया? ये किया गया जब्ती व्यवस्था को विकसित किया गया। मुगल सम्राट जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर के समय में राजा टोडरमल ने जब्ती नामक भू राजस्व व्यवस्था का विकास किया, जिसमें भूमि की पैमाइश की जाती थी एवं खेतों की मूल पैदावार को आंकने के आधार पर करों का निर्धारण किया जाता था। वह एक अच्छा विद्वान भी था। उसने भागवत पुराण का फारसी में अनुवाद किया है और 1589 में टोडरमल की मृत्यु हो गई थी। कश्मीर में ऋषि सिलसिला का संस्थापक कौन था? तो ये शेख नूरुद्दीन। भारत में सूफी मत के बारे में निम्न में से कौन सी टिप्पणी सही नहीं है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चिश्ती दक्षिण भारत में सक्रिय थे, जबकि दिल्ली तथा आसपास के इलाकों में स्वारवादियों का क्षेत्र था। कौन अकबर का समकालीन होते हुए भी आईन अकबरी में उल्लिखित नहीं है? ये तुलसीदास। किस मुगल सम्राट का राज्याभिषेक 2 बार किया गया? ये किया गया औरंगजेब का। औरंगजेब का राज्याभिषेक 2 बार किया गया। पहला सामूगढ़ की विजय एवं आगरा को अपने अधिकार में कर लेने के बाद 21 जुलाई 1658 को दिल्ली में प्रथम राज्याभिषेक और दूसरा शाह शुजा द्वारा दारा को अंतिम रूप से परास्त करने के उपरांत 5 जून 1659 को हुआ। प्रथम अभिषेक के समय उसने अबुल मुजफ्फर आलमगीर की उपाधि धारण की थी। द्वितीय समय मुजफ्फर मुहिद्दीन औरंगजेब बहादुर आलमगीर बादशाह गाजी की उपाधि धारण की। सेकंड में बहुत लंबी थी, मुजफ्फर मुहिद्दीन औरंगजेब बहादुर आलमगीर बादशाह गाजी। नेक्स्ट है दारा शिकोह को मुलाहिद किसने कहा? यह कहा गया मोहम्मद काजिम द्वारा। शेर शाह के शासन के समय किस विभाग का अध्यक्ष राज्य की आय और व्यय की देखभाल करता था? ये था दीवान ए बजारत। ये सारे क्वेश्चन हम अपने टॉपिक वाइज कर चुके हैं। निम्न में से किस सम्राट के शासनकाल के अंतिम वर्षों में वतन जागीर की अवधारणा अस्तित्व में आई थी? ये आई थी ऑप्शन नंबर बी, औरंगजेब। निम्नलिखित में से किसे मुगल शासकों के काल के दौरान न्याय प्रणाली में सर्वोच्च पद पर नियुक्त किया गया था? ये था काजी उल कजात। पश्चिमी भारत आने वाला प्रथम अंग्रेज कौन था? ये था आपका थॉमस स्टीफेंस।
निम्न में से कौन एक मोहम्मद बिन तुगलक के विषय में सही नहीं है? ये है ऑप्शन नंबर डी, वह कभी किसी मंदिर नहीं गया। मोहम्मद बिन तुगलक ने हिंदुओं को सम्मानित पदों पर नियुक्त किया। संभवतः दिल्ली सुल्तानों में वह प्रथम सुल्तान था जो हिंदुओं के त्योहारों, मुख्यतः होली में भाग लेता था। उसने गैर तुर्कों और भारतीय मुसलमानों को भी सरकारी पदों पर नियुक्त किया, जिसके कारण बर्नी ने उसकी कटु आलोचना की और ऐसे व्यक्तियों को छिछोरी, माली, जुला, नाई, रसोइया इत्यादि कहा। इसके अतिरिक्त वह गंगा जल का पान भी करता था और सभी धर्मों का सम्मान करता था। अपनी हिंदू प्रजा के प्रति उसका व्यवहार भी सहिष्णुता था। नगर कोट पर आक्रमण के अवसर पर उसने जला देवी के मंदिर को नष्ट नहीं किया था। तो ये ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। सौंदर्य शब्द का प्रयोग किसानों के लिए दिए जाने वाले ऋण के रूप में किसके समय में हुआ? यह भी मोहम्मद बिन तुगलक के समय में हुआ। इतिहासकार जियाउद्दीन बर्नी के अनुसार दिल्ली का आदर्श सुल्तान था। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, फिरोज शाह तुगलक। सल्तनत युग में मजलिस ए खलवत क्या थी? ये थी आपकी सुल्तान की एक परामर्शदात्री संस्था। सुल्तान को परामर्श देने के लिए मजलिस ए खलवत एक मंत्री परिषद थी। गुलाम युग में इस परिषद के 4 मंत्रियों की संख्या होती थी, जो कि राज्य के 4 स्तंभ माने जाते थे। बाद में संख्या 6 हो गई। पहला वजीर, आरज मुमालिक, दीवान रसालत, दीवान ए इंसा, सद्र उस सुदूर और दीवान ए कजा। सुल्तान मजलिस खलवत में सभी को न बुलाकर अपनी मर्जी से कुछ ही लोगों को बुलाता था उस समय। फिरोज तुगलक ने केवल वे ही कर वसूल किए जिन्हें इस्लाम धर्म की मान्यता थी। निम्न में से कौन सा एक अतिरिक्त कर था जो फिरोज ने लगाया? ये था ऑप्शन नंबर सी, सिंचाई कर। बाजार नियंत्रण किस दिल्ली के सुल्तान से संबंधित है? तो बाजार नियंत्रण व्यवस्था जो थी वो अलाउद्दीन खिलजी के समय में थी। निम्न में से सल्तनत काल में कौन सी नई फसल को प्रयोग में लाना प्रारंभ किया? ये नील। इसको नील सल्तनत काल में शुरू की गई फसल है। पान का उद्भव स्थल मलाल द्वीप है। वेदों में भी पान के सेवन की पवित्रता का वर्णन किया गया है। निम्न में से किसने एकता प्रणाली को समाप्त कर दिया? तो ये जो कर दिया ऑप्शन नंबर बी, अलाउद्दीन खिलजी ने इसको समाप्त कर दिया और इसकी शुरुआत इल्तुतमिश ने की थी। उस्र क्या था? यह था मुसलमानों से लिया जाने वाला भूमि कर। तुजरुमा ए बराही किस विषय को संबंधित एक भारतीय ग्रंथ का फारसी रूपांतर है? ये ज्योतिष। किस मुस्लिम शासक के सिक्कों पर लक्ष्मी की अंकित की गई थी? ये था ऑप्शन नंबर डी, मोहम्मद गौरी। मोहम्मद गौरी लक्ष्मी के प्रकार की आकृतियों के सिक्के चलवाए थे। चोल शासकों में किसने चीन में अपने व्यापारिक दूत मंडल भेजे? तो ये उपयुक्त में सभी हो जाएगा। चोल शासक राजराज राजेंद्र कुलोत्तुंग के समय में अपने व्यापारिक दूत मंडल चीन भेजे गए। सॉरी। चोल शासन में लगान वसूल का माध्यम था। ऑप्शन नंबर बी, ग्राम सभा। समुद्रगुप्त के समय कांची का राजा कौन था? ये था विष्णुगुप्त। यानी समुद्रगुप्त के समय कांची का राजा विष्णुगुप्त था। प्रयाग परिस्थिति में समुद्रगुप्त द्वारा दक्षिण भारत में पराजित किए गए राजाओं की सूची मैं आपको बता, कौशल का राजा महेंद्र, महाकांतार का राजा व्यग्रराज, कौशल का राजा मटराज। तो उसने कई राजाओं को हराया था। निम्न में से कौन सा एक वाद्य यंत्र समुद्रगुप्त के सिक्कों पर अंकित है? तो ये बीड़ा बजाते हुए उसका सिक्कों पर भी दिखाया गया है। निम्न आरोहण क्रम प्रशासनिक संरचना में किसका क्रम सही है? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, स्थानीय, दृढ़मुख, कार्बतिक और संग्रहण। यानी कि
मौर्य साम्राज्य की अगर हम बात कर लेते हैं तो साम्राज्य, प्रांत, आहार, स्थानीय समूह, द्रोणमुख। द्रोणमुख मतलब होता है कि ग्राम 400 ग्रामों का समूह। कार्बतिक मतलब 200 ग्रामों का समूह। संगठन मतलब होता है कि 100 ग्रामों का समूह। तो इस तरह से आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। निम्न में से कौन सा स्रोत चंद्रगुप्त मौर्य क्षत्रिय मानता है? दिव्यावधान। निम्न में से किसके साथ धर्म यज्ञ शब्दावली संबंधित है? ये हो जाएगा सारनाथ बौद्ध विहार। नारायण के साथ विष्णु के तादम्य का प्राचीनतम उल्लेख प्राप्त होता है? ये प्राप्त होता है आपका ऑप्शन नंबर बी, महाभारत में। राजत्व की देवी उत्पत्ति का सिद्धांत प्रथम बार पाया जाता है? उत्तर वैदिक साहित्य में। ऑप्शन नंबर फिर से भी आपको यहाँ सुमेलित करना है, सूची करनी है। वेदांत सूत्र आपका हो जाएगा बादरायण। वैशेषिक सूत्र आपका हो जाएगा कणाद। योग सूत्र आपका हो जाएगा पंतजलि। और पूर्व मीमांसा आपका हो जाएगा जैमिनी। तो आप समझ ही गए होंगे इसका आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका सी। प्राचीन भारत में लंबाई नापने की इकाई क्या कहलाती थी? इसको हम बोलते थे रक्तिका। ऑप्शन नंबर ए। सिंधु घाटी की लिपि की सूचना प्राप्त होती है? ऑप्शन नंबर सी, मोहरों से। निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर प्रदेश का स्थल सिंधु सभ्यता का केंद्र नहीं है? ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, कोल्डी हवा। सिंधु सभ्यता के प्रमुख स्थलों में उत्तर प्रदेश का विशेष योगदान रहा है। यहाँ के प्रमुख स्थल आलमगीरपुर हैं, सोती है, हुलास, सहारनपुर, बड़ा गांव प्रमुख हैं। कोल्डी हवा इलाहाबाद में ये पहाड़कालीन माना जाता है। हड़प्पा सभ्य संस्कृति से जुड़ा स्थल सुतका गैंडोर किस नदी के तट पर स्थित है? तो ये दास्क नदी के तट पर ये स्थित था। हड़प्पा की ईंट के माप का अनुपात था 1:2:4 या हम कहें कि 7:14:28। इनमें से किन्हें भारत के प्राग इतिहास के अध्ययन को आरंभ करने का श्रेय दिया जाता है? ये मिलता है रॉबर्ट ब्रूस फूड को। प्राग ऐतिहासिक काल का कौन सा स्थल ताम्रवती नाम से प्रसिद्ध है? ये है ऑप्शन नंबर सी, अहाड़। अहाड़ का प्राचीन नाम जो है वो ताम्रवती के नाम से प्रसिद्ध है और अरावली पर्वतमालाओं से घिरा हुआ उदयपुर के पूर्व में अहाड़ नदी के किनारे पर बसा है। अभिलेखों में इसी को घाटपुर कहा गया है। खुदाई में यहाँ बड़ी भट्टी, तांबे के सामान मिले हैं। नवपहाड़ काल में वो कौन सा स्थान था जहाँ से बड़ी संख्या में हड्डी के बने औजार और हथियार प्राप्त हुए हैं? ये प्राप्त हुए ऑप्शन नंबर ए, चिरांद से। चिरांद जो है बिहार में एक जगह है। मेसोलिथिक युग के संबंध में इनमें से कौन सा बयान गलत है? तो यह पहला हो जाएगा, यह मेसोलिथिक न्योलिथिक युग के बीच की एक संक्रम अवधारणा रही है। निम्न में से किस ने बालाथल का उत्खनन किया? ये BN मिश्रा ने। बालाथल राजस्थान का एक जगह, राजस्थान में एक जगह है, यह अभी नवीनतम ज्ञात हुआ है। बाबर की मृत्यु 26 दिसंबर 1530 में हुई और उसे आगरा के आरामबाग दफनाया गया। बाद में शेरशाह के शासनकाल के दौरान उसके शरीर को निम्नलिखित में से किस स्थान पर ले जाकर दफनाया गया? ये दफनाया गया काबुल में। निम्न में से किस सुल्तान के काल में फिरदौसिया सूफियों को उत्पीड़न व प्राणदंड झेलना पड़ा? ये ऑप्शन नंबर डी, फिरोज शाह तुगलक। फिरोज तुगलक धार्मिक नीति, धर्मांधता और असहिष्णुता रहा। उवैसिया सूफी मुनीदियों, महदविदियों आदि मुसलमानों के प्रति भी असहिष्णु था क्योंकि वह सुन्नी मत के समर्थक नहीं थे। इसके काल में फिरदौसियों का विद्रोह हुआ जिसमें रुकन नामक फिरदौसी नेता को मृत्युदंड भी दिया गया था। वह कौन सा हिंदू चित्रकार था जो जहांगीर द्वारा ईरान के शाह अब्बास प्रथम का छायाचित्र बनाने के लिए भेजा गया था?
क्वेश्चन कई बार आया हुआ है। ये था विसंदास, PCS में कई बार क्वेश्चन पूछा गया है ये। 1556 में दिल्ली को खोने वाला हिंदू शासक कौन था? ये हेमू। ब्रिटिश काल के दौरान भारत की शीर्ष न्यायालय निम्नलिखित में से कौन सा था? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, प्रिवी काउंसिल। तो दोस्तों ये थी हमारी 12 प्रैक्टिस सेट। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इसे लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें। धन्यवाद।